वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएसपी तासु 69 बीपीएससी पीटी के लिए घटना चक्र की प्रैक्टिस सेट से सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 2 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया गया है मंत्रालय का नाम और एक तरफ दिया गया है बजटीय आवंटन। चलिए मिलान करते हैं। एक का मिलान हो जाएगा एक से, रक्षा मंत्रालय के लिए बजटीय आवंटन किया गया था 5.94 लाख करोड़ रुपए। बी का मिलान हो जाएगा 2 से, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के लिए बजटीय आवंटन किया गया था 2.70 लाख करोड़ रुपए। सी का मिलान हो जाएगा 3 से, रेल मंत्रालय के लिए बजटीय आवंटन किया गया था 2.41 लाख करोड़ रुपए। डी का मिलान हो जाएगा 4 से, गृह मंत्रालय के लिए बजटीय आवंटन किया गया था 1.96 लाख करोड़ रुपए। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2022 में भारत विश्व में विदेशों से धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा। इस संदर्भ में भारत द्वारा प्राप्त धनराशि की मात्रा कितनी थी डॉलर में? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 बिलियन। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में पहली यूथ 20 रिसेप्शन बैठक कहाँ संपन्न हुई? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुवाहाटी में। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में आयोजित भारत के राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। यह राष्ट्रीय युवा महोत्सव का 26वां संस्करण था। और दूसरा में दिया गया है इसका आयोजन पुडुचेरी में किया गया था, जो कि गलत कथन दिया गया है। जनवरी 2023 में 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 हुबली धारवाड़ कर्नाटक में आयोजित हुआ था, न कि पुडुचेरी में। अगला प्रश्न देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की मेजबानी किस राज्य द्वारा की गई? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश के द्वारा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की मेजबानी मध्य प्रदेश के द्वारा की गई। इस प्रतियोगिता में महाराष्ट्र पदक तालिका में प्रथम स्थान पर रहा, जिसने 161 पदक जीते। अगला प्रश्न देखते हैं। रायसीना डायलॉग जो मार्च 2023 में संपन्न हुआ, इसका मुख्य विषय क्या था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। रायसीना डायलॉग जो मार्च 2023 में संपन्न हुआ, इसका मुख्य विषय था प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यस वी कैन एनटीवी निम्नलिखित में से किस दिवस की थीम है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विश्व टीबी दिवस 2023 का। अगला प्रश्न है, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ संपन्न हुआ? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोलंबो में। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2023 में आयोजित प्रथम महिला प्रीमियर लीग टूर्नामेंट को किस टीम ने जीता? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई इंडियंस ने। मार्च 2023 में बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग के प्रथम संस्करण में मुंबई इंडियंस की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल मैच में हराकर खिताब हासिल की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2022 में मशहूर फुटबॉलर खिलाड़ी पेले की मृत्यु हो गई, यह संबंधित है? तो दोस्तों यह संबंधित है ब्राजील देश से। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। भूमि सम्मान 2023 बिहार के कितने जिलों को प्रदान किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 जिलों को। जुलाई 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के लिए भूमि सम्मान 2023 की घोषणा की। इसमें देश भर के 68 जिलों के जिला कलेक्टरों को सम्मानित किया गया है। इसमें बिहार के 5 जिले क्रमशः नालंदा, जहानाबाद, लखीसराय, भोजपुर एवं किशनगंज शामिल हैं। अगला प्रश्न है। हाल ही में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी ने बिहार के किस संयंत्र में 660 मेगावाट की विद्युत इकाई का वाणिज्यिक संचालन शुरू किया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाढ़ में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है।
हाल ही में बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के तौर पर किसकी नियुक्ति हुई है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असमेघ देवी का। अगला प्रश्न है 30 जुलाई 2023 को रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर किस राज्य को चुना गया है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 30 जुलाई 2023 को रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर चुना गया है अपना प्यारा बिहार राज्य को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक में भारत का सबसे गरीब राज्य कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपना प्यारा बिहार राज्य। जुलाई 2023 में नीति आयोग द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 जारी किया गया है। इस सूचकांक के अनुसार भारत में सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी बिहार है, जबकि सबसे कम गरीब केरल राज्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 के अनुसार बड़े राज्यों में बिहार की रैंकिंग क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 19वीं। अगला प्रश्न देखते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में बिहार के कितने स्थानों को शीर्ष 100 में स्थान प्राप्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टोटल 1 स्थान। 5 जून 2023 को NIRF रैंकिंग 2023 जारी की गई। इस रैंकिंग की समर श्रेणी में IIT मद्रास शीर्ष पर रहा, वहीं IIT पटना 66वीं रैंकिंग के साथ NIRF रैंकिंग 2023 की समर श्रेणी में स्थान बनाने वाला बिहार का एकमात्र संस्थान रहा। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के कितने स्टेशनों का चयन किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 49 स्टेशनों का। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार वर्ष 2020 में राज्य में शिशु मृत्यु दर कितनी रही? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 27। अगला प्रश्न देखते हैं, पीरपैंती सौर ऊर्जा परियोजना बिहार के किस जिले में निर्माणाधीन है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर जिले में। अगला प्रश्न है, बिहार चुनाव आयोग ने हाल ही में किस ट्रांसजेंडर को बिहार का स्टेट आइकन घोषित किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोनिका दास को। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार सरकार की सबसे ज़्यादा आय किस मद से प्राप्त होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा से। अगला प्रश्न है, दलाई लामा ने भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोध गया में। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि की दृष्टि में शीर्ष राज्य कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा राज्य। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि की दृष्टि से शीर्ष राज्य है ओडिशा। अगला प्रश्न देखते हैं, 25 जून 2023 वैश्विक धन प्रेषण से संबंधित नवीनतम रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ जारी की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है आपको बताना है। पहला है, यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की गई, जो कि गलत कथन दिया गया है। यह रिपोर्ट दोस्तों विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई है, न कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। अगला है, इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर धन प्रेषण के मामले में भारत शीर्ष पर है। तो दोस्तों यह कथन सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल बी सही है। अगला प्रश्न है, क्वाड लीडर समिट 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। पहला है, 20 मई 2023 को यह समिट न्यूयॉर्क में हुआ, जो कि गलत दिया गया है। यह समिट ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में आयोजित हुई। तो दोस्तों यह कथन सही दिया गया है। इस प्रकार केवल बी सही है। 20 मई 2023 को हिरोशिमा जापान में क्वाड लीडर समिट 2023 का आयोजन किया गया, न कि न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न देखते हैं, जून 2023 में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 कहां आयोजित हुई? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केप टाउन में। अगला प्रश्न देखते हैं, मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान, पापुआ न्यू गिनी और
ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर रहें, इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 एवं 2 दोनों सही हैं। प्रधानमंत्री 19 से 21 मई 2023 के मध्य जापान की यात्रा पर रहें। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पापुआ न्यूगिनी की यह पहली यात्रा है। अगला प्रश्न देखते हैं, मई 2023 में G7 राष्ट्रों का 49वां शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिरोशिमा में। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा ने 5 मई 2023 को दोहा में डायमंड का खिताब जीता, वह किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों नीरज चोपड़ा संबंधित है भाला फेंक से। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। पहली बार रोइंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का हिस्सा होंगे, और पहला कथन गलत हो जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण 23 मई से 3 जून तक होगा, जो कि गलत कथन दिया गया है। यह 25 मई 2023 से जून 2023 के मध्य संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, जीमैक्स मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 का आयोजन भारत और किस देश की नौसेना के बीच किया गया। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जापान देश के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, जुलाई 2023 में भारत और इंडोनेशिया नौसेना के जहाज़ों द्वारा किया जा रहा सैन्य अभ्यास का नाम क्या है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, MPX। अगला प्रश्न है, भारत मंगोलिया द्वारा 17 से 31 जुलाई 2023 को संयुक्त सैन्य अभ्यास नोवेडिक एलिफेंट 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उलान बटोर में। अगला प्रश्न है, मेरी माटी मेरा देश अभियान का संबंध में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के संबंध में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। केंद्र सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया। यह कार्यक्रम पंचायत, गांव, ब्लॉक, शहरी स्थानीय निकाय और राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना नागरिकों के लिए किन लक्ष्यों को सुनिश्चित नहीं करती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह तीनों के तीनों कथन सही हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना नागरिकों के लिए धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता देती है, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में कौन सा एकात्मक तत्व के लक्षण नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह तीनों के तीनों भारतीय संविधान के एकात्मक तत्व के लक्षण हैं। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य के विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति तथा आपातकालीन प्रावधान। अगला प्रश्न है, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण ने। भारत में जयप्रकाश नारायण ने दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। उन्होंने दलीय व्यवस्था के दोषों के कारण दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यों के गठन के संबंध में सही कथन का चुनाव कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान सही नहीं है। पहला है, भारत में केवल एक ही नागरिकता एवं केवल एक ही अधिवास है। तो दोस्तों यह कथन सही दिया गया है। भारत में किसी भूभाग के सम्मिलन पर उस क्षेत्र के लोगों को नागरिकता प्रदान की जाती है, यह भी कथन सही दिया गया है। हमें गलत कथन का चयन करना है। तीसरा कथन है, 10 जनवरी 2021 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ, जो कि गलत कथन दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमें गलत कथन का चयन करना था, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019
10 जनवरी 2020 को लागू हुआ था। नागरिकता संबंधी शेष प्रावधान सही है। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है कि मूल अधिकार हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सब विश के साथ किया गया एक समझौता है? तो दोस्तों यह कथन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन का, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मूल अधिकारों के विषय में संविधान सभा के बहस करने के दौरान डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा था, यह हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सब विश के साथ किया गया एक समझौता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के संबंध में जो कथन गलत है वह है ऑप्शन नंबर बी। इनके विषय में प्रावधान अनुच्छेद 13 से 35 तक किया गया है, जो कि गलत कथन दिया गया है। बाकी दोनों कथन सही दिए गए हैं। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। यह सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित करते हैं। मूल अधिकार से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर डी। उच्चतम न्यायालय के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के प्रयुक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पदावली को उसी अर्थ में प्रयुक्त किया गया है जिस अर्थ में अमेरिकन संविधान में विधि की सम्यक प्रक्रिया शब्दावली का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 21 के तहत किस अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता नहीं प्रदान की है? तो दोस्तों वह अधिकार हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह तीनों के तीनों अधिकार उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। समान कार्य के लिए समान वेतन, विदेश यात्रा का अधिकार तथा आवास का अधिकार, यह तीनों अधिकार अनुच्छेद 21 में शामिल है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संविधान के किस अनुच्छेद को समाप्त नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 20 तथा 21। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सभी मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, परंतु अनुच्छेद 20 और 21 को स्थगित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न शब्दों पर विचार करें, शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में सही क्रम दीजिए। तो दोस्तों इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले हो जाएगा संपूर्ण प्रभु संपन्न, फिर इसके बाद समाजवादी, तीसरा है पंथ निरपेक्ष और चौथा है लोकतांत्रिक, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 42वां संशोधन के द्वारा, जो कि 1976 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। यह तीनों के तीनों सही सुमेलित है। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी, लोथल का एसआर राव ने तथा सुरकोद्दा का जीपी जोशी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पहले हुआ था नगर संस्कृति, फिर इसके बाद आया था लोहे का हल, फिर इसके बाद आया था आहत मुद्रा यानी कि चांदी के सिक्के, फिर इसके बाद आया था सोने के सिक्के। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 एवं 2 सही है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। तीसरा कथन गलत हो जाएगा, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, जो कि गलत कथन दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मरीन पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युग देवता की कृति प्राप्त हुई है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा से।
कालीबंगा के मृण पट्टिका पर एक और दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी सिंह युग देवता का चित्र प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। 1 का मिलान हो जाएगा 4 से, ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं दी गई है। बी का मिलान हो जाएगा 2 से, यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड है। सी का मिलान हो जाएगा 1 से, सामवेद में संगीत में स्रोत हैं। और डी का मिलान हो जाएगा 3 से, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। 1 का मिलान हो जाएगा 3 से, ऐत्रेय जो कि ऋग्वेद से संबंधित है। बी का मिलान हो जाएगा 4 से, पंचविंश सामवेद से संबंधित है। सी का मिलान हो जाएगा 1 से, गौपद ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। तथा डी का मिलान हो जाएगा 2 से, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया है वैदिक नदियां और एक तरफ दिया गया है आधुनिक नाम। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 2 से, कुभा का आधुनिक नाम काबुल है। बी का मिलान हो जाएगा 3 से, पुरुषनी का रावी नाम है आधुनिक नाम। सी का मिलान हो जाएगा 1 से, सदानीरा का गंडक से। तथा डी का मिलान हो जाएगा 4 से, सतुद्री का सतलज से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष की अवधारणा वैदिक काल में नहीं थी। मोक्ष की अवधारणा पहली बार उपनिषद से आई थी। उसी प्रकार आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का प्रचलन वैदिक काल में नहीं हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह तीनों के तीनों सुमेलित है। यदु, पुरु तथा तुर्वसु, यह तीनों जनजाति का नाम ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जौ के लिए। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द का जौ से संबंधित था। अगला प्रश्न है। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर जनवरी फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडल का चुनाव हुए, जिसके आधार पर 8 प्रांतों में कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए। यह प्रांत है मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, ओडिशा, बिहार, असम, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और संयुक्त प्रांत। वर्ष 1937 के चुनाव में राजनीतिक कैदियों की रिहाई कांग्रेस के प्रमुख मुद्दों में से एक थी। कांग्रेस के विभिन्न राज्यों की सरकारों ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का प्रयास किया, परंतु राज्य के गवर्नर ने इस प्रयास का विरोध किया। परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश, तत्कालीन संयुक्त प्रांत एवं बिहार की चुनी हुई कांग्रेसी सरकारों ने फरवरी 1938 में त्यागपत्र दे दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना की। इस सभा का विस्तार बिहार के गाँव में करने में उन्हें कल्याणन शर्मा, राहुल सकृत्यान, पंचानन शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि नेताओं का सहयोग मिला। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पटना में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 ईस्वी में हुआ तथा इसकी पहली बैठक पटना में हुई। अगला प्रश्न है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था वर्ष 1936 में। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई।
जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और आंध्र में किसान आंदोलन के अगुवा तथा कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान एन.जी. रंगा इसके महासचिव चुने गए थे। अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर ए। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। वर्ष 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह तीनों के तीनों ट्रांस हिमालय में सम्मिलित है। लद्दाख श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी तथा जास्कर श्रेणी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोबियन ग्रह नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह तीनों के तीनों जोबियन ग्रह हैं, बृहस्पति, अरुण तथा शनि। जोबियन ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं नेपच्यून, जबकि पार्थिव ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, वेल्ड ऑस्ट्रेलिया, जो कि गलत दिया गया है। वेल्ड शीतोष्ण घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। बाकी सभी सही दिए गए हैं। स्टेपी यूरेशिया, पॉर्कलैंड सूडान। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे ऊंची नौकागम झील कौन सी है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टिटिकाका झील। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम झील है टिटिकाका झील। विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है वान झील तुर्की का। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है लेक सुपीरियर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी गोलार्ध का मरुस्थल नहीं है? दक्षिणी गोलार्ध का मरुस्थल नहीं है गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल जो कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जो मंगोलिया एवं चीन में विस्तारित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हमें भूप्रपट्टी में पदार्थों के द्रव्यमान के वितरण के बारे में जानकारी देता है? तो दोस्तों वह है गुरुत्व असंगति, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वह कौन सी जलधारा है जिसके काले पानी यानी कि गहरे नीले रंग का पानी के कारण उसे काली धारा के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों वह है किरोसियो धारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर ए, देवबंद इराक, जो कि गलत दिया गया है। देवबंद ज्वालामुखी ईरान में स्थित है। बाकी दोनों सही सुमेलित दिए गए हैं। माउंट हेक्ला आइसलैंड में है। माउंट कैमरून रिपब्लिकन ऑफ कैमरून में स्थित है, जबकि वेसुवियस ज्वालामुखी इटली में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, आसान सा प्रश्न है, भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5.5 घंटा आगे। अगला प्रश्न है, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है? हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है शिवालिक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। इन कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 तथा 3 सही है। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारी भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक सभ्यनीति से हुई। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगत में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत की तटरेखा है? तो दोस्तों भारत की तटरेखा है 7516 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई 5422.6 किलोमीटर है। मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई 2094 किलोमीटर है। भारत की संपूर्ण तटरेखा अर्थात द्वीपों के साथ 7516.6 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है? द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है प्रवाल उत्पत्ति का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं? कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं कार्डमम पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है?
बंगाल की खाड़ी में गिरती है गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी तथा महानदी कृष्णा तथा कावेरी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीली क्रांति संबंधित है। तो दोस्तों नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन से, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है, जबकि पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से है, लाल क्रांति टमाटर तथा मांस उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। गोल्डन राइस चावल की एक किस्म है, इसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं सही सुमेलित विकल्प का पहचान कीजिए। तो दोस्तों इसमें सही सुमेलित है ऑप्शन नंबर ए। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई थी, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है गन्ने के लिए उचित और पारिश्रमिक मूल्य का अनुमोदन कौन सा संगठन करता है। तो दोस्तों वह संगठन है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी वर्ष 1965 में। अगला प्रश्न देखते हैं भारत से विदेशों को बहुतायत में निर्यात की जाने वाली अल्फांसो किस फल की प्रजाति है। तो दोस्तों अल्फांसो प्रजाति है आम की। अगला प्रश्न है कृषि वित्त के संस्थागत स्रोतों की पहचान कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी समितियां तथा व्यापारिक बैंक, यह तीनों कृषि वित्त के प्रमुख संस्थागत स्रोत में शामिल हैं। अगला प्रश्न है भारत में शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। भारत में शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य कर्नाटक है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर इसके बाद पश्चिम बंगाल और फिर इसके बाद तमिलनाडु का स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं सही सुमेलन की पहचान कीजिए। तो दोस्तों जो इसमें सही है वह है ऑप्शन नंबर ए। महालोबी समिति 1960 में स्थापना हुआ था, जबकि दंतेवाला समिति का स्थापना 1974 में हुआ था। भंडारी समिति का स्थापना 1994 में, राजा चलिया समिति का गठन 1991 में हुआ था। अगला प्रश्न है सही सुमेलन की पहचान कीजिए। तो दोस्तों इसमें जो सही है वह है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह तीनों के तीनों सुमेलित नहीं है। गोस्वामी समिति की स्थापना 1993 में की गई थी। मीरा सेठ समिति की स्थापना 1997 में, एस तारापुर समिति का गठन 1997 में किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, यानी कि IBRD विश्व बैंक का सबसे पुराना संस्थान है। तो दोस्तों यह सही दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी IDA को विश्व बैंक की उदार खिड़की कहते हैं। तो दोस्तों यह भी सही दिया गया है। अगला कथन है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC की स्थापना 1948 में की गई थी। तो दोस्तों यही कथन गलत दिया गया है, हमें गलत कथन का चयन करना था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। IFC की स्थापना 1956 में की गई थी, न कि 1948 में। अगला प्रश्न है संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में असत कथन चुनें। संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में असत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी दोनों गलत है। इसे संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे गैर सरकारी सदस्य द्वारा नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पारित किया जा सकता है, परंतु राज्य विधानसभा में नहीं। इस विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति को पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन बैंक के देयताओं का भाग माने जाते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2 दोनों। बैंकों के ग्राहकों की जमाएं, बैंकों द्वारा लिए गए उधार। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक के तरलता प्रबंधन साधनों के तहत निम्नलिखित में से कौन शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक के तरलता प्रबंधन साधनों के तहत जो शामिल है वह है 1, 2 तथा 4, यानी कि शाब्दिक तरलता अनुपात,
खुली बाजार की क्रियाएं तथा नगद आरक्षित अनुपात। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 2 से हॉकिंस का जो कि कार्यकाल था 1608 से लेकर 1611। बी का मिलान हो जाएगा 1 से टॉमस रो का शासनकाल था 1615 से लेकर 1619। सी का मिलान हो जाएगा 4 से मानुची का 1653 से लेकर 1708। और डी का मिलान हो जाएगा 3 से रॉल्फ फिंच का कार्यकाल था 1585 से लेकर 1586। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले हुआ था खानवा का युद्ध, फिर इसके बाद हुआ था घाघरा का युद्ध, फिर इसके बाद हुआ था चौसा का युद्ध, फिर इसके बाद हुआ था सामूगढ़ का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और रांगा संगा के मध्य हुआ था। यह युद्ध बाबर के लिए निर्णायक सिद्ध हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और महमूद लोदी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ। बाबर का यह अंतिम युद्ध था। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेरशाह एवं हुमायूं के मध्य हुआ था, जिसमें शेरशाह विजयी हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेनाओं एवं दारा सिकों के मध्य हुआ था, जिसमें दारा सिकों पराजित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों को किसको बाबुल मक्का यानी कि मक्का द्वार कहा जाता था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूरत को। मुगल काल में गुजरात स्थित सूरत बंदरगाह से होकर ही हज यात्री मक्का के लिए प्रस्थान करते थे, इसलिए सूरत बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? तो दोस्तों जो सही सुमेलित है वह है ऑप्शन नंबर बी, गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ की रचना जो कि गुरु अर्जुन देव ने की थी। अगला प्रश्न है, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था गुरु अर्जुन देव ने, जो कि 5वें गुरु थे। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले हुआ था चाकन के किले पर विजय, फिर इसके बाद हुआ था मुगलों से मतभेद प्रारंभ, फिर इसके बाद हुआ था अफजल खां का प्रकरण, फिर इसके बाद हुआ था सूरत पर आक्रमण तथा लूटना। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी से संबंधित घटनाओं का व्यवस्थित कालक्रम है चाकन किले पर विजय, फिर इसके बाद मुगलों से मतभेद का प्रारंभ, फिर अफजल खां का प्रकरण, फिर सूरत पर आक्रमण तथा लूटना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित को उनके शासन काल में क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पहले हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ, फिर इसके बाद हो जाएगा बाजीराव, फिर इसके बाद हो जाएगा बाजीराव, फिर इसके बाद हो जाएगा माधवराव। बालाजी विश्वनाथ का शासनकाल 1713 से लेकर 1720 ईस्वी के बीच है। 1720 ईस्वी में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ के बड़े पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त किया। बाजीराव प्रथम का कार्यकाल 1720 से 1740 ईस्वी तक था। बाजीराव 1740 ईस्वी में बाजीराव की मृत्यु के पश्चात पेशवा बने तथा 1761 ईस्वी तक पेशवा रहे। माधवराव का शासनकाल 1761 से लेकर 1772 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न है, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन थे? तो दोस्तों वह थे काशीराज पंडित, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। मोडी लिपि का प्रयोग मराठा विलेखों यानी कि प्रपत्रों में किया जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गजाउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो दोस्तों वह मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं, इसको किसने बनवाया था? दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं, इसे बनवाया गया था जय सिंह द्वितीय के द्वारा। जय सिंह द्वितीय ने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर बनवाई थी। इसने दिल्ली के अतिरिक्त उज्जैन, मथुरा, वाराणसी और जयपुर में भी वेधशालाएं बनवाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया है समुद्री यात्री और एक तरफ दिया गया है देश। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 2 से वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाली यात्री था। बी का मिलान हो जाएगा 1 से क्रिस्टोफर कोलंबस जो कि स्पेन का यात्री था। सी का मिलान हो जाएगा 4 से कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन के यात्री था। तथा डी का मिलान हो जाएगा 3 से तस्मान हॉलैंड का यात्री था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डचों ने। अगला प्रश्न देखते हैं, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक में, यानी कि भरूच में। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर जोशुआ चाइल्ड को। अगला प्रश्न है, हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 4 का, यानी कि प्रियदर्शिका का, नागानंद का तथा रत्नावली का। जबकि हर्षचरित के लेखक है बाण भट्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा 20 कोशीय ग्रंथ है? तो दोस्तों 20 कोशीय ग्रंथ है बृहद संहिता, ऑप्शन नंबर सी। बृहद संहिता गुप्त काल में वारामिहिर द्वारा संस्कृत में रचित एक 20 कोश है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यह सभी प्रसिद्ध है नाटककार के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 3 तथा 4 सही है। मृष कटिगम के लेखक हैं सुद्रक, मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाखा दत्त तथा हर्षचरित के लेखक है बाण भट्ट, जबकि बुधचरित के लेखक है अश्व घोष। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया है ग्रंथकार और एक तरफ दिया गया है मूल ग्रंथ। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 3 से वारामिहिर का बृहद संहिता से। बी का मिलान हो जाएगा 4 से देवी चंद्रगुप्तम के लेखक हैं विशाखा दत्त। सी का मिलान हो जाएगा 2 से मृष कटिकम के लेखक हैं सुद्रक। डी का मिलान हो जाएगा 5 से विक्रमादेव चरित के लेखक है बिल्हन। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। लहसुन की अभिलाषणी गंध का कारण गंधक यानी कि सल्फर यौगिक है। प्याज कटने पर सल्फोनिक अम्ल के कारण आंखों में आंसू आते हैं। अगला प्रश्न है, जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होने वाला जलीय फर्न कौन सा है। जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होने वाला जलीय फर्न है एजोला, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन लंबे समय तक सपनों को याद रखने में सहायक होता है। तो दोस्तों वह विटामिन है विटामिन B6। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न तो एक न ही दो सही है। रेटिना का शंकु कोशिका से प्रकाश की तीव्रता का आभास होता है, जो कि गलत दिया गया है। रेटिना की क्षण कोशिका में रंग देखने की क्षमता अति अल्प होती है, जो कि गलत कथन दिया गया है। रेटिना की शंकु कोशिकाओं से रंग एवं क्षण कोशिकाओं से प्रकाश की तीव्रता का आभास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों सही है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर आधारित है, एटम बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित कीजिए। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 1 से, वोल्ट का मात्रक विभवांतर, प्रदीप घनत्व का हो जाएगा लक्स से, ज्योति फ्लक्स का हो जाएगा ल्यूमेन से, तथा चुंबकीय फ्लक्स का हो जाएगा वेबर से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुयान की गति को मापने वाला उपकरण कौन सा है। वायुयान की गति को मापने वाला उपकरण है टेकोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, सही सुमेलित कीजिए, आपको इसमें सुमेलित करना है। चलिए मिलान करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 1 से, कैमरा व दूरबीन लेंस बनाने में फ्लिंट कांच का प्रयोग होता है। बी का मिलान हो जाएगा 2 से, ट्यूबलाइट व बोतल बनाने में सोडा कांच का प्रयोग किया जाता है। सी का मिलान हो जाएगा 3 से, प्रयोगशाला उपकरण बनाने में पायरस कांच का प्रयोग होता है। तथा डी का मिलान हो जाएगा 4 से, परावैंगनिक किरणों से बचाने वाले लेंस से क्रूस कांच। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सही सुमेलित कीजिए, आपको इसमें मिलान करना है। चलिए देखते हैं, एक तरफ दिया गया है विस्फोटक और एक तरफ दिया गया है अन्य नाम। चलिए मिलान करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 1 से, ट्राई नाइट्रोफिनॉल का अन्य नाम है पिक्रिक अम्ल। बी का मिलान हो जाएगा 3 से, आरडीएस का अन्य नाम है हेक्सोजन। सी का मिलान हो जाएगा 2 से, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का अन्य नाम है नोवल का तेल। तथा डी का मिलान हो जाएगा 4 से, टाई नाइट्रोटोल्विन का अन्य नाम है टीएनटी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण नहीं है। प्रथम श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण नहीं है श्रोता, ऑप्शन नंबर सी, श्रोता द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। जबकि कैंची, साइकिल का ब्रेक, यह दोनों प्रथम श्रेणी उत्तोलक के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, साबुन द्वारा चिकने पदार्थों को हटाया जाता है। साबुन द्वारा चिकने पदार्थों को हटाया जाता है पायसीकरण के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रासायनिक उर्वरक नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यूरिया, डीएपी, पोटेशियम नाइट्रेट यह तीनों रासायनिक उर्वरक हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में स्थित सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। एड्स विषाणु में आरएनए प्लस प्रोटीन होता है। एड्स एक रेट्रो विषाणु से होता है। अगला प्रश्न है, कुष्ठ रोग का कारण क्या है। तो दोस्तों कुष्ठ रोग का कारण है जीवाणु, ऑप्शन नंबर ए। कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री और माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोटोसिस नामक जीवाणुओं के कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। तो दोस्तों इसमें जो सुमेलित है वह है ऑप्शन नंबर सी, कॉपर सल्फेट कवकनाशी। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 1 से, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन से संबंधित है। बी का मिलान हो जाएगा 2 से, वृद्धि अवरोधक में एबिसिक अम्ल का प्रयोग होता है। सी का मिलान हो जाएगा 3 से, शिखर प्रधानतः ऑक्सिन। तथा डी का मिलान हो जाएगा 4 से, कोशिका वृद्धि में जिबरेलिन हार्मोन मदद करता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों हेतु सूक्ष्म पोषक नहीं है।
पौधों हेतु सूक्ष्म पोषक नहीं है, वह है मैग्नीशियम। पौधों हेतु सूक्ष्म पोषक तत्व हैं लौह, जिंक, मैग्नीज, बोरॉन, तांबा, मोलिनेडम, निकेल एवं क्लोरीन। अगला प्रश्न है हाइड्रोफोबिया नामक रोग का कारण है। हाइड्रोफोबिया नामक रोग का कारण है विषाणु यानी कि वायरस। हाइड्रोफोबिया रेबीज रोग का अन्य नाम है, यह रेबीज नामक वायरस से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सही सुमेलित कीजिए, आपको इसमें मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 4 से अदरक जो कि प्रकंद का उदाहरण है। बी का मिलान हो जाएगा 3 से आलू का स्तंभ कंद से। सी का मिलान हो जाएगा 2 से लहसुन जो कि सलकंद होता है। डी का मिलान हो जाएगा 1 से जिमी कंद घन कंद है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से ध्वनि की सर्वाधिक चाल होगी। ध्वनि की सर्वाधिक चाल होगी लोहे में। अगला प्रश्न है सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं ऊर्जा की मात्रा के आधार पर निम्नलिखित विकिरण प्रकारों का घटते हुए क्रम में सही कूट है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गामा रे, फिर इसके बाद एक्स रे, फिर दृश्य प्रकार और लास्ट में हो जाएगा इंफ्रारेड। अगला प्रश्न है निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार गोलाकार हो जाता है। और दूसरा है अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला अधिक चमकदार होती है, जो कि गलत कथन दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, ऑरियोलॉजी बिस्किट का अध्ययन, जो कि गलत दिया गया है। ऑरियोलॉजी या ऑरियोलॉजी पर्वतों के अध्ययन से संबंधित है। बाकी दोनों सही सुमेलित हैं। पक्षियों के अध्ययन ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है, मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी में किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। जीन पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवंशिक लक्षणों का धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती है क्रोमोसोम कहलाती है। दूसरा है क्रोमोसोम नाम सर्वप्रथम डब्ल्यू वाल्डेयर ने प्रस्तुत किया था 1888 ईस्वी में। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथन में कौन सा सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों सही हैं। पारा 4.2 के तापमान पर अतिचालक यानी कि सुपर कंडक्टर बन जाता है। नियोबिस्ट्रीन लगभग 100 के तापमान पर भी अतिचालकता प्राप्त कर लेता है। थैंक यू।